हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपका डे 7 है 15 डेज क्रैश कोर्स का। एंड आज का जो टॉपिक है आपका वो लॉजिकल रीजनिंग है, यूनिट 6। एंड देखिए, लॉजिकल रीजनिंग का जो यूनिट है इसमें मैंने 4-5 टॉपिक्स हैं जो कराए हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं का क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। ओके, एंड जब ये आपकी 15 डेज क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई ट्राई कि जितने आप में से स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं बार बार कि मैम और वीडियोस देने के लिए लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं और वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो इसलिए ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में मैं ट्राई करूँगी तो मैं जो बाकी टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिकल रीजनिंग हो चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, मैं ये भी दोनों टॉपिक कवर करा दूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास आज की। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका, जस्ट वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज पे मैंने जो वीडियो प्रोवाइड की थी उसी पे बेसिस है, ये बेस कर रहा है आपका ये क्रैश कोर्स। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी पे मैंने बताया था आपको जो एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और अगर आपको ये बेसिक डिफरेंस पता हो तो आप आराम से फैलेसीज के क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत ही ईजी हो जाता है ये टॉपिक आपके लिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज में आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल में पहले सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि फैलेसी होता क्या है। तो फैलेसी का मतलब होता है कि जब भी रीजनिंग में कोई डिफेक्ट होता है तो उसको हम फैलेसी बोलते हैं। ठीक है, फैलेसी आपका बेसिकली जो रीजनिंग होती है या कोई स्टेटमेंट है जहाँ पे आप रीजन फॉर्म कर रहे हो और वहाँ पे कोई डिफेक्ट आ जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो उसको हम फैलेसी बोलते हैं, चाहे वो डिफेक्ट आपका इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली हो। ओके, दोनों ही सिचुएशन में वो आपका फैलेसी क्रिएट करता है। तो फैलेसी बेसिकली जो मेजर टाइप ऑफ फैलेसी होता है वो आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी होता है। फॉर्मल में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि डिफेक्ट होता है फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट में, मतलब जिस तरीके से उसका फॉर्म बनाया गया है उसमें डिफेक्ट होता है, एंड इनफॉर्मल फैलेसी में कंटेंट में डिफेक्ट होता है। तो ये दो चीज़ अगर आपको ध्यान रहेगी तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओगे फैलेसी के ऊपर। तो अब चलिए ये बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं फैलेसीज के टॉपिक से, या फिर जो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक मैंने कवर कराया है उसमें आपके कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके, अगर आपने जितना मैंने कंप्लीट कराया उतना आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन की आपकी प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रमाण और आपके अनुमाना वगैरह से आएंगे 2 क्वेश्चन, एंड एक जो क्वेश्चन है आपका वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी से आ सकता है, एंड आपका ये जो दूसरा टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ लैंग्वेज वहाँ से आ सकता है, या फिर इसको 1-1-1 में हम डिवाइड कर सकते हैं। 1 क्वेश्चन आपका प्रमाण से आ सकता है, 1 क्वेश्चन आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी से आ सकता है, एंड 1 क्वेश्चन आपका यूज ऑफ लैंग्वेज से आ सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे अगर 2 की बात करें हम, तो आपके प्रमाण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दोनों टॉपिक पे आप स्पेशल फोकस करिएगा। यूज ऑफ लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको यूज ऑफ लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है और आपने बाकी सारे टॉपिक्स अभी तक पढ़ लिए लॉजिकल रीजनिंग के, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो नहीं है। ओके, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज देखिए, जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी, बस आप इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको डिटेल में दिया है कि फॉर्मल फैलेसीज क्या है या इनफॉर्मल फैलेसीज क्या है, ये सिर्फ आपको इसलिए मैंने प्रोवाइड किया है ताकि अगर एग्जाम में कोई भी कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट की तरह बनाकर आ जाए या कुछ और डिफरेंट टाइप का स्टेटमेंट आ जाए आपसे, या फॉर्मल फैलेसी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जो कि आपके थ्योरी बेस्ड हो, तो आप उसमें परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अ फॉर्मल फैलेसी इज अ पैटर्न ऑफ रीजनिंग रेंडर्ड इनवैलिड बाय अ फ्लॉ इन इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट कैन नीटली बी एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड लॉजिक सिस्टम। ठीक है, ये सिर्फ आपकी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक डेफिनेशन कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज की डेफिनेशन दे दी है। इनफैक्ट जो बेसिक वीडियो है उसमें मैंने आपको शायद यहाँ की डेफिनेशन वगैरह भी नहीं प्रोवाइड कराई है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो डेफिनेशन वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पूरी जो स्लाइड है वो पढ़ सकते हैं। ओके, एंड एक चीज़ और, मैंने अभी तक इस पर कोई भी नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो किए थे, तो आज मैं इन पे जितने भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे वो प्लस आपके नोट्स, ये दोनों को कंबाइन करके मैंने एक नोट प्रोवाइड कर दिया है, तो वो आप ले सकते हैं, डिजिटल स्टोर पे वो अवेलेबल है। ओके,
तो फिर उसके बाद ये जो स्लाइड है आपकी, यहाँ पे ये इनफॉर्मल फैलेसी के बारे में है इन्फॉर्मेशन सारी, जो भी आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि डेफिनेशन क्या होगी, आपकी मीनिंग क्या होती है इनफॉर्मल फैलेसीज में, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनफॉर्मल जो फैलेसीज होती है उसमें आपके डिडक्टिव एंड नॉन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बेसिक आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें इस टॉपिक में वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। देन अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैलेसीज के बारे में। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसमें, बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फैलेसीज में। इस पर अगेन मैंने बहुत ही वास्ट वीडियो दी है, 3-4 वीडियो आपकी हैं इसमें, जिसमें मैंने टाइप ऑफ फैलेसीज की बात करी है। सारी ही फैलेसीज मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है टाइप्स ऑफ फैलेसीज में, इसमें जो बेसिक फैलेसीज हैं वो आपकी पूछी जा सकती है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है कि एग्जाम में ये ना पूछे, तो ये डिपेंड करता है, वो हमें तब पता चलेगा जब 1-2 पेपर आपके होंगे एग्जाम के। तो चलिए देख लेते हैं, सबको एक ब्रीफ वे में देख लेते हैं। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम कितने टाइप्स ऑफ फैलेसीज होते हैं, तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। तो देखिए ऑलमोस्ट 300 टाइप्स ऑफ फैलेसीज होती हैं। तो आपको ऑफकोर्स सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट मुझे जहाँ तक लगता है मैंने 30 फैलेसीज कराई हैं ऑलमोस्ट, और उसके सारे क्वेश्चंस मैंने नोट्स में भी प्रोवाइड किए और आपके पास वीडियोस भी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके के फैलेसीज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड होमिनम फैलेसी के बारे में। देखिए इसमें ये होता है कि जो अपोनेंट होता है, आपको पता होता है कि आप मतलब जो अपोनेंट है उसको आप पर्सनली क्रिटिक करते हो यहाँ पे, ठीक है, उसको उसके ऊपर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप डालते हो और उसको उसके क्लेम को घटाने के लिए, या अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसके आर्ग्यूमेंट को कमज़ोर करने के लिए आप उसको पर्सनली अटैक करते हो, पर्सनली उसको क्रिटिक करते हो। ऐसी कोई भी फैलेसी अगर होती है तो उसको हम एड होमिनम फैलेसी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी में हमें पता होता है कि अपोनेंट का जो हमारा जो पर्सन है जिससे हम आर्ग्यू कर रहे हैं उसका वीक पॉइंट कहाँ है, और उसी वीक पॉइंट को हम अटैक करते हैं, आप ये बोल सकते हैं, या हम अपना अटेंशन जो होता है वो हम उसके वीक पॉइंट पे डाल देते हैं और उसी को अटैक करते हैं, जो कि हमें पता होता है कि ऑलरेडी यहाँ पे वो कमज़ोर है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको सब कुछ आता है बट उसको मैथ्स नहीं आती है, तो हम वो सब चीज़ों में अच्छा है हम इसकी बात नहीं करेंगे, बट वो मैथ्स पे कमज़ोर है हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं चैनल पे और आपने वीडियोस देखी हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जैसे जैसे मैं फैलेसीज बता रही हूँ वैसे वैसे आप रिकॉल करिए जो जो आपने पढ़ा हुआ है, और प्लस उसके एग्जाम्पल को रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बेसिक वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप क्रैश कोर्स पे आइए। ओके, नेक्स्ट आपका बनता है जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फैलेसी है वो है आपकी अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस में बेसिकली हमें नहीं पता होता है कि क्या रियल सिचुएशन है, और इग्नोरेंस के बेसिस पे हम उसको मतलब अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। मतलब रियलिटी हमें नहीं पता है और इग्नोरेंस की वजह से ही हम अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने अपोनेंट को जो मतलब जो रियल इशू होती है, ठीक है, उसको हम हटा देते हैं और अपना अटेंशन किसी और इशू के ऊपर डाल देते हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट कुछ है बट आप बात किसी और चीज़ के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एक टॉपिक है जिस पे आप बात नहीं करना चाहते हो और उस टॉपिक पे आपको बात ना करना पड़े इसके लिए आप कोई दूसरा ही आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम रेड हेरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, मतलब अलग हटाते हैं, विड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर रियल इशू से और उसको कहीं और ही हम किसी और ही टॉपिक पे लेके जाते हैं अटेंशन को। नेक्स्ट आपका टू क्लॉक फैलेसी। ये जो है आपकी, इसका मतलब जो है, ये वर्ड है, इसका मतलब है U2। यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो जब सामने वाले आर्ग्यूमेंट जो कर रहा है, जो उसका अपोनेंट है, उसको हरा नहीं पाता है आर्ग्यूमेंट में, तो वो बोलता है कि तुम भी तो ऐसा कर रहे हो या तुम भी ऐसा करते हो। तो U2, जहाँ पे U2 आप फैलेसी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट को पढ़कर ये लगे कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुमने भी या तुम भी ऐसा करते हो, तो वो आपकी टू क्लॉक फैलेसी होगी। कैजुअल फैलेसी आपकी होती है, इसमें फॉल्स कॉज बोलते हैं या नॉन कॉजा प्रो कॉजा इसको बोलते हैं, कि यहाँ पे कोई भी जो हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर रहे हैं वो रियल सिचुएशन में उस पर्टिकुलर कॉज पे मतलब अप्लाई नहीं करती है, बट स्टिल हम उसको जबरदस्ती उसका रिलेशनशिप उसमें बना कर रखे हुए हैं। जैसे हमें पता है कि दो चीज़ जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद हम उनको रिलेट करके उनके ऊपर कॉज दिखाए, मतलब जहाँ पे कोई भी कॉज ना हो, फॉल्स कॉज हो, और स्टिल हम अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें बिना कॉज होने के बावजूद। ओके,
तो नेक्स्ट आपका आता है ओवर जनरलाइजेशन या फिर हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन को ओवर जनरलाइजेशन भी बोलते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने अभी तक किसी वीडियो में आपको ये नहीं बताया था, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कहीं पर आपको हेस्टी जनरलाइजेशन की जगह ओवर जनरलाइजेशन दिया हो और आप ना समझ पाएँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंक्लूजन होता है वो जस्टिफाइड नहीं होता है और हमारे पास इनसफिशिएंट या बायस्ड एविडेंस होते हैं। मतलब हमें एग्जैक्टली ट्रू पिक्चर नहीं पता होती है और उस ट्रू पिक्चर को जाने बगैर ही हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं या हम जनरलाइजेशन करने लग जाते हैं विदाउट नोइंग द रियल पिक्चर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लोडेड क्वेश्चन। ये एक नई फैलेसी है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। इसमें क्या होता है कि बायस्ड क्वेश्चन होता है या आंसरेबल क्वेश्चन होता है और सिर्फ 2 ही पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, या तो यस हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन किसी से पूछ दिया जो कि वो ना जवाब दे पा रहा है और ना नहीं जवाब दे पा रहा है। ऐसी कोई फैलेसी अगर होगी, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने किसी से कुछ ऐसा क्वेश्चन किया या कोई ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने है जिसका आंसर ना तो वो पर्सन दे पा रहा है, ना आपका अपोनेंट दे पा रहा है और ना ही नहीं दे पा रहा है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम लोडेड क्वेश्चन बोलते हैं उस फैलेसी को। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट हॉक एर प्रॉप्टो हॉक, जिसको हम फॉल्स कॉजेशन बोलते हैं। देखिए, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, जितने भी मैं टाइप ऑफ फैलेसी बता रही हूँ, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ पा रहे हो, बट ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो टाइप ऑफ फैलेसीज हैं, ये आपके तभी आपको समझ में आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको ये इजीली समझ में आएंगे। नेक्स्ट आपका है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। देखिए, इसका मतलब ये होता है, ये जो फैलेसी है आपकी, इसमें आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि ऐसा हुआ था इस वजह से ये हो रहा है। मतलब पास्ट में कोई चीज़ हुई थी और प्रेजेंट में जो चीज़ हो रही है उसको आप रिलेट करो उस पास्ट में हुई चीज़ के साथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी तबीयत खराब है, तो आप पास्ट में बोल रहे हो कि मैंने कुछ खा लिया था और इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। तो ये जब हम किसी पास्ट की चीज़ के साथ उसको रिलेट करते हैं तो उसको हम पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक बोलते हैं, या फिर इसको फॉल्स कॉजेशन बोला जाता है। जहाँ पे कॉज हमारा फॉल्स है क्योंकि वो पास्ट में हुआ था, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वही एक रीजन हो सकता है आपका आर्ग्यूमेंट सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इग्नोरिंग द क्वेश्चन। इग्नोरिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप उस क्वेश्चन को फेस नहीं करना चाहते हो और इस वजह से आप आर्ग्यूमेंट को अपने नए इशू की तरफ मोल्ड कर रहे हो, जैसे मैंने रेड हेरिंग में बताया था। तो उसी तरीके से इग्नोरिंग द क्वेश्चन भी आता है। ज़्यादातर देखिए ऐसा है कि ये जो जितनी भी फैलेसीज हैं ये आपस में बहुत ही मतलब रिलेटेड है। हो सकता है कहीं पे आपको लगे कि ये फैलेसी 2 कैटेगरी में आ रही है, बट वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस में क्या क्या है। इग्नोरिंग द क्वेश्चन और रेड हेरिंग एक साथ नहीं आएगा ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होगा कि रेड हेरिंग आपका अलग आए और इग्नोरिंग द क्वेश्चन अलग आए। और फिर अभी आप ये सोचोगे कि अगर मैम दोनों आ गए तो ये जान लीजिए कि इग्नोरिंग द क्वेश्चन जो है वो आपकी मेन फैलेसी नहीं है, रेड हेरिंग आपकी मेन फैलेसी है। तो रेड हेरिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, इग्नोरिंग द क्वेश्चन पे उतना क्वेश्चन नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे लगता है रेड हेरिंग और इग्नोरिंग एक साथ तो नहीं आने वाले हैं, ओके। तो अवॉइडिंग काउंटर पार्ट, इसमें क्या होता है कि हम काउंटर पार्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या काउंटरिंग करने की कोशिश करते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट को हम या पर्सन के आर्ग्यूमेंट को, जो अपोनेंट है उसके आर्ग्यूमेंट को एक डिफरेंट ही डायरेक्शन में मोल्ड करने की कोशिश करते हैं और कोई ऐसा टॉपिक ले आते हैं जो कि वो मतलब एक न्यू टॉपिक है या नॉन इशू टॉपिक है, ठीक है। ये आपको कंप्लीटली आपका ये रेड हेरिंग जैसा ही है। अपील टू अथॉरिटी जो है आपका एडवर्कुडिलम, या फिर आप इसको अपील टू अथॉरिटी से याद रखिए। अपील टू अथॉरिटी में होता क्या है कि एक पर्सन होता है जो जिसके पास एक अथॉरिटी होती है और हम उसकी बात को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी है, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन ने बोला, तो अब आइंस्टाइन कुछ भी बोलेंगे तो वो क्या करेक्ट होगा, बट अगर कोई पर्सन अपनी बात को मनवाने के लिए अपील टू अथॉरिटी कर रहा है तो वो कुछ ऐसी अथॉरिटी की सिचुएशन लेगा, मतलब कुछ ऐसे अथॉरिटी का हेल्प लेगा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आइंस्टाइन ने कुछ भी बोला तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, तो उनकी अथॉरिटी है कुछ भी बोलने की। इसी तरीके से जैसे मदर का केस लिया जाए, तो मदर अगर कोई चीज़ बोली तो अगर वो गलत भी होगा तो भी आपको मानना पड़ेगा। तो ये क्या है, अपील टू अथॉरिटी है। नेक्स्ट आपका आता है फॉल्स एनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हम आर्ग्यूमेंट ड्रॉ करते हैं और उस आर्ग्यूमेंट को ड्रॉ करते हैं, बट हम पुअर कंपैरिजन करते हैं बिटवीन 2 थिंग्स, आइडियाज, इवेंट्स और सिचुएशन। जहाँ पे कंपैरिजन किया जाए और आर्ग्यूमेंट आपका जो हो वो कोई दोनों में आपस में आप कंपेयर तो कर रहे हो बट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। बहुत ही पुअर कंपैरिजन आपने लिया है। जो आपकी 2 आइडियाज है वो बुरी तरीके से मतलब किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करते हैं, स्टिल आप उनमें कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन को हम फॉल्स एनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बेगिंग द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि
देखिए इसमें बेसिकली ये होता है कि हम ये बोलते हैं कि सिर्फ इसीलिए सच है क्योंकि ये अभी तक प्रूव नहीं किया गया है। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान को किसी ने देखा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं तो उसको हम बेगिंग द क्वेश्चन कहते हैं, कि मतलब लोडिंग द कंक्लूजन इन द क्लेम अज्यूमिंग दैट समथिंग इज ट्रू बिफोर इट इज प्रूवन। जब हम इसको तब मानेंगे जब वो कोई कह देगा कि हमने नहीं देखा है। मतलब मैं किस तरह बताऊँ आपको, ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि हम इसलिए भगवान को मानते हैं क्योंकि कोई ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन, अगर किसी ने देखा होता है या इस बात को प्रूव किया होता है कि भगवान नहीं है, तो ही हम ये चीज़ मानते हैं कि भगवान नहीं है, ठीक है। तो ये जब आप कोई चीज़ ट्रू मानो बिना, क्योंकि वो प्रूव नहीं किया गया है, ओके, आप उसको तभी फॉल्स मानोगे जब वो फॉल्स प्रूव हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन को हम बेगिंग द क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अपीलिंग टू ट्रेडिशन। अपीलिंग टू ट्रेडिशन में देखिए ये जो आपकी जो ये फैलेसी है, इसमें क्या होता है कि हम अपनी बात को मनवाते हैं अपने ट्रेडिशंस के बेसिस पे, कि हमारे ट्रेडिशन में ऐसा होता रहा है तो इसलिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, या इसलिए मेरा आर्ग्यूमेंट सही है। मतलब जैसे सिंपल सी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने जितने हमारे ट्रेडिशन है, ओल्ड कस्टम्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टम आप मान लीजिए कि रात में बाहर नहीं निकलते हैं, या रात में ये नहीं करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ऐसा बोलता है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है, जब आप ट्रेडिशन को लाते हो बीच में, या ट्रेडिशन के थ्रू आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो, तो उसको हम अपीलिंग टू ट्रेडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बैंडवैगन अपील। बैंडवैगन अपील में हम बेसिकली ये करते हैं कि जो सब कोई कर रहा है इसलिए वो सही है क्योंकि हर कोई वो कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो आपके, या इस तरीके का कोई भी आर्ग्यूमेंट होगा वो आपका बैंडवैगन अपील होगा। नेक्स्ट आपका आएगा स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप में अचानक से, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट अचानक से चेंज हो जाता है, ठीक है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो भी वो अचानक से चेंज हो जाएगा, या रिलेशन होगी तो भी आर्ग्यूमेंट अचानक से चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि आज अगर तुमने इसको ये करने को अलाउ कर दिया तो अगले दिन तो ये करेगा, ठीक है। मैं इस सब के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, और क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी आपने किए भी होंगे सॉल्व। तो बस ये क्लास आपकी रिवाइज करने के लिए है, रिवीजन क्लास है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया। देन आपका आता है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट में बेसिकली जो रीजनर होता है, जो पर्सन जो रीजनिंग देता है, वो वही चीज़ प्रूव करने की कोशिश करता है जो उसको प्रूव करना हो, ठीक है। घूम फिर कर वो अपनी बात को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट को हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। मेरा ब्रेन सही है क्योंकि मेरा ब्रेन ऐसा कहता है, ठीक है। बाइबल सही है क्योंकि बाइबल में ऐसा कहा गया है। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आपके सर्कुलर आर्ग्यूमेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फॉल्स डिलेमा या फॉल्स डायकॉटमी। देखिए फॉल्स डिलेमा या फॉल्स डायकॉटमी को आप आइदर और फैलेसी करके याद रखोगे तो आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि स्पीकर हमेशा ये देखता है कि दो ऑल्टरनेटिव है, उसको या तो ये ऑल्टरनेटिव चूज करना है या तो ये ऑल्टरनेटिव चूज करना है। इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। हो सकता है उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो, बट वो कहता है वो सिर्फ उन्हीं दो ऑल्टरनेटिव के बीच में से ही उसको चूज करना होता है, ठीक है। वही आर्ग्यूमेंट उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे मान लीजिए हम बोले कि इंडिया में सिर्फ दो जगह घूमने वाली, आइदर दिल्ली और मुंबई। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी जगह है इंडिया में, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, बट मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ सिर्फ दो ही अल्टरनेटिव देकर। तो ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स डिलेमा होगा या फॉल्स डायकॉटमी होगी। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूज ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है ये आपका बहुत सारे, देखिए जो लैंग्वेज होती है, कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी, अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का मतलब है कि आप अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे हो। अब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी बातों को, और या अगर हम लॉजिक से इसको रिलेट करें तो इसको हम ये बोलेंगे कि लॉजिक में जब भी आप किसी लैंग्वेज के अंदर से मीनिंग निकालते हो तो उसको हम लॉजिक से रिलेट करते हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि किस तरीके से हम अपनी बात को लॉजिक के साथ रिलेट करके उसमें से मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। ये रिलेट करता है, मतलब ये जो टॉपिक है आपका, ये लॉजिक एंड रीजनिंग का ही टॉपिक है आपका। और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज के थ्रू हम लॉजिक या फिर रीजनिंग निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम लॉजिक एंड रीजनिंग को इन्फर करते हैं लैंग्वेज में से, ओके। तो सबसे पहले जो यूज ऑफ लैंग्वेज है उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं।
तो पहला है आपका द इंफॉर्मेटिव, नेक्स्ट है आपका इवोकेटिव, उसके बाद आपका एक्सप्रेसिव आता है, देन इवैल्यूएटिव आता है एंड परफॉर्मेटिव आता है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी स्टेटमेंट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक कैटेगरी में आए। वो स्टेटमेंट कितनी भी कैटेगरीज में आ सकता है, एक से ज़्यादा में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और 3 से ज़्यादा में भी आ सकता है। तो आपको मतलब ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फॉर्मेटिव यूज़ के बारे में। इन्फॉर्मेटिव क्या होती है, क्या किस टाइप की लैंग्वेज इसमें आती है? तो वो कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी स्टेटमेंट जो कि कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत हो, उसको हम इन्फॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज बोलेंगे। मतलब कोई भी स्टेटमेंट है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो वो इन्फॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा। इवोकेटिव यूज़ का मतलब होता है जब आप किसी को कमांड करते हो। हमेशा कमांड वर्ड याद रखिएगा यहाँ पे, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इवोकेटिव का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बोलते हो और जिसको बोलने से आपको लगता है कि आपको सामने वाले से रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट सामने वाले का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ऐसे स्टेटमेंट को हम इवोकेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और हमेशा ये जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है हमेशा दूसरे पर्सन से जनरेट होता है, मतलब आप बोलते हो और दूसरा वाला पर्सन करता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को या ऐसे स्टेटमेंट को हम इवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज। द एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लैक ऑफ अदर डायरेक्टनेस। इसमें क्या होता है, इसमें और कोई डायरेक्टेडनेस नहीं प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को डायरेक्शन दिया जा रहा है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है। तो जब भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा, अब एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो आप अपने आप को, या आप खुश हो गए या आप दुखी हो गए, तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज करने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रे हो गया, या हो गया, yippee हो गया, वाओ हो गया, कुछ भी इस तरीके के वर्ड्स जो कि एक्सप्रेशन दिखाते हैं, एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं, जो कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स पे बोले जाते हैं। तो वो सारे वर्ड्स, उस तरीके के स्टेटमेंट आपके एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट्स होंगे, उनको एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा इवैल्यूएटिव यूज। इवैल्यूएटिव यूज़ में आपको 3 चीज़ें याद करनी है हमेशा। पहले उससे पहले ये समझ लीजिए कि इवैल्यूएटिव यूज़ होता क्या है। तो इवैल्यूएटिव जैसे कि वर्ड समझ में आ रहा है, जहाँ पे आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, किसी चीज़ को माप रहे हो, किसी चीज़ को आप किसी चीज़ पे जजमेंट दे रहे हो, किसी चीज़ को जज कर रहे हो, तो उसको हम इवैल्यूएटिव यूज़ बोलते हैं, ठीक है। इवैल्यूएटिव यूज़ में आपकी 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है आपका एथिकल, दूसरा होता है आपका एस्थेटिक एंड तीसरा होता है आपका टेक्निकल। एथिकल में आप हमेशा एथिक्स की बात करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए सही या गलत की बात करते हो। जितने भी एथिक्स हमारी होती हैं, जो भी एथिक्स है, उनके ऊपर उस पर्सन को जज करते हो या उस स्टेटमेंट को जज करते हो, तो उसको हम एथिकल इवैल्यूएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। एस्थेटिक में खूबसूरती आती है, सुंदरता आती है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस आता है। तो वो सारी चीज़ें जो कि खूबसूरती से रिलेटेड होती हैं, जो कि उसके एस्थेटिक से रिलेटेड होती हैं, जो कि फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होती हैं, वो आपका एस्थेटिक इवैल्यूएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट आपका आता है टेक्निकल इवैल्यूएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। टेक्निकल में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, आपके मतलब किसी भी चीज़ के टेक्निकल यूज से रिलेटेड है, मतलब वो इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है, यूजफुल कितना है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल इवैल्यूएशन में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट मतलब यूज ऑफ लैंग्वेज जो था 5th टाइप है, वो है आपका परफॉर्मेटिव यूज। A performative expression is one used to accomplish some social act in contrast to reporting, evaluating, provoking और reacting to it। देखिए परफॉर्मेटिव का मतलब ये है कि कोई चीज़ परफॉर्म करना, ठीक है। अब आइदर ये वर्ड के थ्रू आप परफॉर्म करो या फिर कोई एक्सप्रेशन कुछ करके आप परफॉर्म करो। जैसे मान लीजिए कि किसी से माफ़ी मांगना है, किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस करना है, या फिर क्या कहते हैं अपोलोजाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आएगी, या प्रॉमिस करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज होती है, जिसमें हम कोई चीज़ रिपोर्ट करें, जिसमें हम कोई चीज़ अकम्प्लिश करने की कोशिश करें, ठीक है, उसको हम परफॉर्मेटिव बोलेंगे। अब हम करने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, अ फैलेसी इज, फैलेसी होती क्या है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है फैलेसी का, मतलब आपका थ्योरी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि फैलेसी होती क्या है, तो मैंने आपको बताया। ऑप्शन ए है आपका अनइंटेंशनल डिफेक्ट इन रीजनिंग, ऑप्शन बी है आपका अनइंटेंशनल डिफेक्ट इन रीजनिंग, ऑप्शन सी है एन अनइंटेंशनल और इंटेंशनल डिफेक्ट इन रीजनिंग, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका होगा सी, दैट इज अनइंटेंशनल और इंटेंशनल डिफेक्ट इन
रीजनिंग, मतलब ये आपका अनइंटेंशनल भी हो सकता है प्लस आपका इंटेंशनल भी हो सकता है, जो कि मैंने फैलेसी के बारे में जब आपको बताया था तो बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ फैलेसी इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट में आपको कौन सी फैलेसी दिख रही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका, या स्टेटमेंट, नॉट ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 है आपका। स्टेटमेंट 1 आपका बोलता है, इफ राम विल पास द टेस्ट देन ही विल हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट। अगर राम पास हो जाता है टेस्ट में तो इसका मतलब उसने स्टडी किया था टेस्ट के लिए। 2 है आपका स्टेटमेंट, राम स्टडीड फॉर द टेस्ट, राम ने टेस्ट के लिए स्टडी किया था। ऑप्शन जो कंक्लूजन है आपका वो है, सो राम विल पास द टेस्ट। पहला बोल रहा है कि अगर राम पास करता है टेस्ट तो उसने स्टडी किया होगा, दूसरा बोल रहा है कि राम ने स्टडी किया है, और तीसरा बोल रहा है कि राम पास कर लेगा टेस्ट। ठीक है, तो अब ये क्या है तो आपको ये बताना है। राइट आंसर है आपका ए, दैट इज फॉर्मल। अब ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म में प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो पास ही कर लेगा, जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन सही ही हो। ठीक है, हो सकता है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो, उसने पढ़ाई की है, हो सकता है पेपर टफ आ जाए, हो सकता है कि और सारे फैक्टर्स हो जाए, हो सकता है उसने जो पढ़ा हो वो सही ना पढ़ा हो। ठीक है, तो ये आपका जो ये आपका फैलेसी है वो है फॉर्मल फैलेसी, मतलब हम कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कंक्लूजन में और उसका जो फॉर्म है वो गलत है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये चीज़ डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ फैलेसी इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है आपका वो बोलता है, अ फुट इज 12 इंचेस। 2 बोलता है स्टेटमेंट, मोस्ट पीपल हैव फीट। सी यानी कंक्लूजन बोल रहा है, मोस्ट पीपल्स फीट आर 12 इंचेस। तो इज इट पॉसिबल? अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि अ फुट इज 12 इंच। अब यहाँ पे कौन से फुट की बात की गई है, यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट की बात की गई है, फुट, जिसका मेजरमेंट होता है 12 इंचेस का। सेकेंड केस में आपका बोला है मोस्ट पीपल हैव फीट, कि लोगों के पास फीट होते हैं, तो यहाँ पे पैरों की बात, पंजों की बात की गई है। ठीक है, पैरों की बात की गई है। उसके बाद मोस्ट पीपल फीट आर 12 इंचेस। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि लोगों की फीट जो है वो 12 इंचेस की है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कंटेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी का ये आंसर है, और ये यहाँ पे कंटेंट में प्रॉब्लम है। देखिए, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होंगे दोनों ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज नॉट सिचुएटेड इन दिल्ली। ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी यूज ऑफ लैंग्वेज की गई है। तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, अगर आपको आंसर देना है तो आप वीडियो पॉज करके उसके बाद आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर है आपका ए, दैट इज इन्फॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे वो सही हो या गलत हो, अगर वो गलत होगी तो भी आपको पता चल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, अगर वो सही होगी तो आपको पता चल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। दोनों ही केसेस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज नॉट सिचुएटेड इन दिल्ली। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट है आपका, इज इट हॉलीडे टुमारो, क्या कल हॉलीडे है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर होगा ए, दैट इज इन्फॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। इन्फॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज मैंने जब कराया था बेसिक वीडियो में, तो मैंने उसके साथ साथ ये भी बताया था कि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपके भी आ सकते हैं जहां पे कोई इन्फॉर्मेशन भी डिक्लेरेटिव ना हो, बट छुपी हुई इन्फॉर्मेशन हो, मतलब डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट उसमें एक एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इज इट हॉलीडे टुमारो, तो यहाँ पे क्या है, वो बता रहे हैं कि कल हॉलीडे है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म भी कर रहे हो और साथ साथ ये एक डिक्लेरेशन है, एक छुपा हुआ डिक्लेरेशन है कि हॉलीडे है टुमारो। ठीक है, तो ये आपका इन्फॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज है। इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो कि इन्फॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। इन्फॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज जो है आपका टॉपिक, ये बहुत ईजी है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन टाइप के, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन पे स्पेशल आप फोकस डालिएगा। नेक्स्ट है आपका, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा यूज ऑफ लैंग्वेज है, किस तरीके का स्टेटमेंट है ये। तो ये आपका एवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज है। यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है। एवोकेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि कमांड होता है, तो यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है कि मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर यू श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर नेट एग्जाम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि क्या आप श्योर हो कि आप नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे राइट आंसर है आपका बी, दैट इज इवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है, आपको एक स्टेटमेंट दी जा रही है। उस स्टेटमेंट को पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत है, आपको इवोकेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एक तरीके से
आपके मतलब आपको इवोकेशन की जा रही है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब कि आपसे आपके बिहेवियर को एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी इवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज में आते हैं, जहां पर हम जो भी लिसनर है उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं या फिर हम उसको कोई काम कराना चाह रहे हैं उससे। जैसे कमांड में क्या था, कमांड में भी आप काम करा रहे थे, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी काम करा रहे हो, वहां पे डायरेक्टली काम करा रहे थे, यहाँ पे इनडायरेक्टली काम करा रहे हो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है येस आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपका होगा एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है और ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका यू हैव मेड मेनी रॉन्ग चॉइसेस इन लाइफ। ये आपका एक क्वेश्चन है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा गलत चॉइसेस ली हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पर्सन को इवेलुएट कर रहा है। किस तरीके से इवेलुएट कर रहा है, ये इवेलुएट कर रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ एथिक्स, दैट इज एथिकल इवेलुएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। ओके, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस फैन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये जो फैन है ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा, फैन की बात कर रहे हैं हम, उसको इवेलुएट कर रहे हैं। अब हमने ये पता चल गया कि ये इवेलुएशन हो रहा है, बट किस टाइप का इवेलुएशन है, तो ये आपका टेक्निकल इवेलुएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज है। तो इसलिए ये फैन आपका काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे टेक्निकली इवेलुएट किया जा रहा है आपके मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसको। तो ये आपकी आज की वीडियो थी क्रैश कोर्स की। एंड इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट डे होगा डे 8, उसमें मैं प्रमाण एंड अनुमाना और इंडियन लॉजिक्स जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करवाऊंगी लॉजिकल रीजनिंग में। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।